क्या होता अगर कि हम लोग हर एक एम्प्लॉय को उसके टैलेंट के हिसाब से उसको पावर देते, ना कि उसके सीनियरिटी के हिसाब से। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज का जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, ये हम लोग को सजेस्ट किया है अंकेश ने। तो ये जो टॉपिक है आप लोग का, ये है आप लोग का कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रकर इन मैनेजमेंट। ये आप लोग के पीपीएम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 पे आता है, अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली समझेंगे कि कैसे हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में पीटर ड्रकर ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो डायरेक्टली हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे कि पहला बात ये जो है, ये आप लोग का जो पीटर ड्रकर थे, उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पीटर ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड था ना, ये आप लोग का साइकोलॉजी में बेस्ड था, फिर आप लोग का सोशियोलॉजी, फिर आप लोग का लॉ एंड जर्नलिज्म पे बेस्ड था। ठीक है, इनका कोई एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मैनेजमेंट में दिया है। ठीक है, ये तो भगवान को प्यारे हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में आज प्रेजेंट है, इन्होंने दे के गया है। ठीक है, उनका नॉलेज बहुत काम आता है आज भी। ठीक है, तो पहला बात ये है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आप लोग पढ़ सकते हो कहाँ से है। आप लोग जब आंसर स्टार्ट करोगे, एक इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इनके मेजर कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, पहला बात ये है कि ये जो इंसान थे पीटर ड्रकर, ये हम लोग के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे कि ये जो इंसान थे, इनका जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेके जो थॉट प्रोसेस था, ये हम लोग के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन से सब चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करता है, हमेशा हम लोग रूल्स देके, रूल्स एंड रेगुलेशन थोप के उससे काम नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये पीटर ड्रकर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन में, या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे पहला चीज़ ये है कि वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे, तो हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होंगे खुल के काम करेंगे, अपने आइडियाज़ को लाएंगे। राइट, तो वो बोलते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो था, ये इनका नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेके ये थॉट प्रोसेस था। ठीक है, और वो और एक चीज़ बोल के गए हैं कि मैनेजमेंट जो एक चीज़ है, वो एक आर्ट है। ठीक है, इसको हम लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने 11th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। राइट, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है कुछ एस्पेक्ट पे, और मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट नीड्स मोर प्रैक्टिस देन साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट जो है, इसको बहुत प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है, मैनेजमेंट जो है, वो इंसान को लेकर डील करता है। ठीक है, और इंसान को लेकर जब हम लोग डील कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर आर्ट बोला जाता है, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली नोट्स पे चले जाएंगे। ये नोट्स आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे मिल जाएगा। ये पूरा टोटली फ्री है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि पीटर ड्रकर के कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो पहला देखो आप लोग का इंट्रोडक्शन है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो था। ठीक है, 1909 में इनका जन्म हुआ था, फिर 2005 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। पहला कंट्रीब्यूशन नंबर 2 से आते हैं, मतलब हमारे नोट्स के हिसाब से नंबर 2 पॉइंट है, क्या है, इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, आप लोग नोट्स पढ़ लेना, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाते हैं, तब हम लोग को एम्प्लॉयज़ का भी सजेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ है वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करेगा और मिडिल लेवल और लोअर लेवल उसको मानेगा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हम लोग गोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ का भी सजेशन लेते हैं। अभी सुनो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं आप लोग को बोलूं, ठीक है, मैंने अभी गोल बना के दे दिया कि आप लोग को अगर 8 CGPA लाना है, ठीक है, या फिर आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको 2-2 घंटा करके पढ़ाई करना पड़ेगा, ये मैंने आपको थोप दिया। तो कोई इंसान होगा जो उसको फिट नहीं कर पाएगा, कोई 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है,
ठीक है, या फिर कोई 1 घंटा ही बस पढ़ पा रहा है, ठीक है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, तो मिल नहीं रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोग को डायरेक्टली बोल दूं कि आप अपने हिसाब से बोलो कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हो, तो कोई 1 घंटा बोलेगा, कोई 5 घंटा बोलेगा, कोई 4 घंटा बोलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को क्लियरिटी रहेगा कि आप क्या कर सकते हो। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग टारगेट को फिक्स करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉइज को ही पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स को कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितना कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप 500 कस्टमर ला सकते हो, चलो बढ़िया, आपका टारगेट 500 हो गया। इससे क्या हुआ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉय है वो भी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फील करता है कि चलो मेरे बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है, और एम्प्लॉयर भी खुश क्योंकि उसको तो टारगेट रीच करना था, राइट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को भी कुछ पावर्स देते हैं, ठीक है। ये देखो क्या है आप लोग का, डायरेक्ट नोट्स पे जाते हैं। ड्रकर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स which emphasizes setting specific measurable goals for employees and aligning individual objectives with organizational goals। एक पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर पर्सन का जो गोल है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन कर दिया, मैच कर दिया। वो 500 कर पाएगा, ठीक है, वो 400 कर पाएगा, ठीक है, सब मिला के हम लोग ने गोल सेट किया कि हमको 1000 कस्टमर्स को रीच करना है। हम लोग ने वर्क को डिवीजन कर दिया, गोल्स को डिवीजन कर दिया, तो हम लोग अचीवेबल गोल्स को रीच कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग ने फिक्स कर दिया कि सबको 400 करना पड़ेगा, कोई कर नहीं पाएगा, राइट, कभी कभार कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप लोग को याद रहेगा कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोग के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने पॉइंट वाइज आप लोग को नोट्स दिया है सो दैट आप लोग आराम से इसको एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, फोकस ऑन द कस्टमर। देखो हम लोग को एक चीज तो पता है, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। कस्टमर को किंग बोला जाता है मार्केट का। तो ड्रकर ने भी क्या किया कि हम लोग को कस्टमर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, ड्रकर एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेंट्रिसिटी इन बिजनेस स्ट्रेटेजी। ही एडवोकेटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग and satisfying customer needs as the primary driver of organizational success, urging companies to focus on delivering value to their customers। ये बोलते हैं कि हम लोग को अपने कस्टमर्स के ऊपर बहुत सारा फोकस देना पड़ेगा, उनको वैल्यू गुड्स देना पड़ेगा, क्वालिटी गुड्स देना पड़ेगा। ये चीज किन्होंने बोला है, हम लोग के पीटर ड्रकर ने, ठीक है। और एक चीज था कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट को लाया था, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया था। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सुनो कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही पर्सन है, उसके पास पावर रहता था, ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, जो टॉप में बैठे हुए हैं, टॉप लेवल जो बैठे हुए हैं, वही क्या करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करते थे और सबको थोप देते थे कि तुमको करना पड़ेगा ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन पीटर ड्रकर ने क्या बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कुछ पावर्स मिडिल लेवल के पास होना चाहिए, कुछ पावर्स लोअर लेवल के पास होना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो मेन पावर रहेगा, जो सेंट्रल पावर रहेगा, वो टॉप लेवल के पास ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या है, तो मेन क्या है, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, पूरा इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर होता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि स्टेट के पास कुछ पावर है तो स्टेट अपने हिसाब से कुछ काम कर लेता है, लेकिन मेन काम कौन करता है, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया है, ठीक है। ये पीटर ड्रकर ने बोल के गए, देखो क्या है, ड्रकर प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एडवोकेटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट सबको थोड़ा थोड़ा पावर मिले, ठीक है। ही बिलीव दैट एम्पावरिंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स फोस्टर्स इनोवेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कुछ पावर्स मिडिल लेवल को देंगे, कुछ पावर लोअर लेवल को देंगे, वो लोग फील करेंगे कि वो लोग भी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कॉलेज का ही एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में तुमको कुछ पावर दिया गया, ठीक है, कोई एक सेल खोल दिया या फिर कोई भी एक कुछ इवेंट हो रहा है, वहाँ पे तुमको हेड बना दिया, तुमको कुछ पावर दे रहे हैं, तो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन अगर देख रहे हो कि सब काम टीचर्स ही कर रहे हैं या फिर हेड ही कर रहा है, तो मज़ा नहीं है ना उसमें। जब स्टूडेंट को भी कुछ पावर दिया जाता है, या फिर तुम लोग अपने आप को इमेजिन करो कि कुछ पावर दिया गया है, कॉलेज में तुमको कुछ पावर दिया गया है, तो उससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि नहीं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसीलिए ये मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरीज है ना। पीटर ड्रकर जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर थे, राइट, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट में ये चीज़ पॉसिबल था। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले में तो बस एक ही रहता था, जो पेड़ बड़ा होता था, राइट, ओनर्स लोग, सेठ जी जिसको बोलते हैं, वो आते थे, रूल्स थोपते थे और चले जाते थे।
तुमको सैलरी चाहिए लो, खाओ पियो मरो या कुछ भी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको इम्पोर्टेंस दिया गया है इक्वली। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मैनेजमेंट एज ए लिबरल आर्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट देखा गया है, उसको हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक बार किया तो हो जाएगा, मैनेजमेंट को हम लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिनेरियो है वो डे टू डे वाइज क्या होता है, चेंज होते रहता है। आज अलग है, कल अलग होगा, कोविड के टाइम में पूरा अलग था, राइट। तो ये चीज क्या होता है, मैनेजमेंट को उन्होंने क्या बोला था, एज ए लिबरल आर्ट बोला था। ठीक है, इसके अंदर का आप लोग पढ़ लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, देखो नॉलेज वर्क एंड नॉलेज वर्कर्स। तो देखो इसके अंदर क्या है, ड्रकर रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज वर्क इन द मॉडर्न इकोनॉमी। उन्होंने बोला है कि हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में हम लोग के नॉलेज वर्क होना चाहिए। ठीक है, ही कॉइन्ड द टर्म नॉलेज वर्कर टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हुज प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। ये बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग को बेस्ट एम्प्लॉइज को हायर करना चाहिए। एक जो वर्कर है उसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स होना ही चाहिए। जो मैंने क्या चीज बोला था, पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था, राइट। तो कोई भी एम्प्लॉय अपना क्रिएटिविटी नहीं बोलते थे, कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, हमको पता है कोई एम्प्लॉय है उसको पता है कि ये फेल होने वाला है, लेकिन वो अपना क्या बोल सकते हो, व्यू पॉइंट नहीं रख सकता था। लेकिन आज के ज़माने में या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट में आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ को भी वो पावर दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होता है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पीटर ड्रकर जो थे वो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड वो नहीं करते थे। वो बोलते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल है, उसको टॉप पोजीशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सीनियर है उसको ही टॉप पे रख दो। ठीक है, ऐसा नहीं, अपने एज के वाइज, एक्सपीरियंस के वाइज उसको टॉप पे रख दो, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास ज़्यादा स्किल है उसको हायर पोजीशन पे रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही चीज़ मैंने बोला, पीटर ड्रकर हम लोग के इनोवेशन पे वर्क करते थे, एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करते थे। वो बोलते थे कि कोई भी काम को अगर हम लोग क्रिएटिव वे से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ नया से सॉल्व कर सकते हैं तो उस चीज़ पे हम लोग को उसको करना चाहिए। उनका मेन फोकस किस चीज़ पे था, आप लोग का इनोवेशन पे था और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी था। ठीक है, इसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल लीडरशिप। पीटर ड्रकर और एक चीज़ बोलते हैं कि हमको हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मामाअर्थ, ठीक है, वो इतना सारा सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, लेकिन वो लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। जैसे हर एक प्रोडक्ट पे वो लोग पेड़ लगाते हैं, राइट, आप लोग ने देखा होगा। फिर आईपीएल वर्ल्ड कप में भी आप लोग ने देखा होगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट स्टिल देखो बीसीसीआई ने क्या किया था, हर एक डॉट बॉल पे आपका 500 या जो भी 100 ट्रीज लगाते हैं, आप लोग ने देखा होगा। फिर आप लोग और एक चीज़ देख सकते हो कि आपके घर में अगर क्लासमेट का कॉपी है तो आप लोग उसको उल्टाओ। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करो और देखो आप लोग, वहाँ पे पीछे जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे था, अभी भी है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में देखा है। तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा होगा कि ₹1 ऑफ योर कॉपी विल बी डोनेटेड टू दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। इससे क्या है कि तुम प्रॉफिट कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस में तुम प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन तुम लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो, राइट। तुम्हारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुमको देखना है। ऐसा नहीं कि तुमको पेपर बनाना है, क्लासमेट के लिए कॉपी बनाना है, तो तुमने पूरा दुनिया का सब ट्रीज को ही काट दिया, क्योंकि ट्रीज से ही तो पेपर बनता है, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग कंक्लूजन एक दे सकते हो कि इन कंक्लूजन पीटर ड्रकर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैनेजमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट सच एस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग ने पढ़ा। एम्फेसाइजिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये भी बोला, कस्टमर का मेन फोकस रखते हैं। एडवोकेटिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हम लोग ने समझा कि वो डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्ट में थे। फिर एम्पावरमेंट तो था ही, एंड प्रोमोटिंग एथिकल लीडरशिप, वो एथिकल लीडरशिप पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या है, आप लोग के पीटर ड्रकर का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। ठीक है, आई डोंट नो मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया है। तो आप लोग को जो भी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप लोग फॉर्म भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी भर सकते हो, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक स्टूडेंट का मैं डाउट लेने वाला हूँ, सो दैट क्या होता है कि मे बी क्या होता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उस हिसाब से टॉपिक दे रहा हूँ, उससे क्या होगा कि बोथ साइडेड कम्युनिकेशन भी चलता रहेगा।
तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऑफ कोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।